नमस्कार दोस्तों, पीएलटेक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में सीटेट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूं और इस क्लास में हम लोग 8 जनवरी 2022 का पूछा गया क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। ऑनलाइन परीक्षा का प्रश्न पत्र है और इसके अंतर्गत हम लोग एसएसटी के 60 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, सामाजिक अध्ययन के 60 क्वेश्चन। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन नंबर 31 से क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पर दिया गया है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। 7वीं शताब्दी में बड़े बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदारों ने धन और शक्ति प्राप्त कर अपने को घोषित किया। ऑप्शन फर्स्ट है महासामंत, सेकेंड है राजा राजदेव, थर्ड है दक्षिण पथ, ऑप्शन 4 है अश्वघोष। तो क्वेश्चन नंबर 31 का यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन फर्स्ट महासामंत, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, 7वीं शताब्दी के बाद कई राजवंशों का उदय हुआ। 7वीं सदी के आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। राजा लोग प्रायः उन्हें अपने महासामंत या मातहत के रूप में मान्यता देते थे। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला 32, राजा अशोक पर दिए गए ABC कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है अशोक एक प्रसिद्ध मगध शासक थे, बी है अशोक के अभिलेख पाली भाषा और ब्राह्मी लिपि में थे, ऑप्शन सी है अशोक अकेले एक ऐसे राजा थे जिन्होंने युद्ध जीतने के बाद अभिजीत को छोड़ा। तो क्वेश्चन नंबर 32 का यहाँ पर जो आंसर बनेगा ऑप्शन थर्ड विकल्प सही हो जाएगा। ए बी गलत है और सी ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 33, प्रारंभिक मध्यकालीन समय में दक्षिण भारत में सैनिक अभियान किसके समय में हुआ था। ऑप्शन फर्स्ट है कुतुबुद्दीन ऐबक, सेकेंड है शमसुद्दीन इल्तुतमिश, थर्ड है जलालुद्दीन खिलजी, ऑप्शन 4 है अलाउद्दीन खिलजी। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन 4 अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिण भारत को लक्ष्य करके सैनिक अभियान शुरू हुए और ये अभियान मोहम्मद तुगलक के समय में परम सीमा पर पहुंचे। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 34 है, निम्नलिखित हड़प्पाकालीन नगरों में से गुजरात में कौन स्थित है। ऑप्शन फर्स्ट है धौलावीरा और मेहरगढ़, ऑप्शन सेकेंड है कोलदिया और राखीगढ़ी, लोथल और कोलदीवा, 4 है धौलावीरा और लोथल। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 धौलावीरा और लोथल, इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। दोस्तों, हड़प्पाकालीन नगरों में से गुजरात में धौलावीरा और लोथल स्थित है। दोस्तों, और कच्छ के इलाके में खादिर बेह के किनारे धौलावीरा नगर बसा था। धौलावीरा भारत में सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल है। गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी किनारे लोथल नगर बसा था, जहां कीमती पत्थर व कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यह पुस्तक पत्थरों, शाखों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। हड़प्पा या बंदरगाह लोथल में स्थित या लोथल को मुर्दों का टीला भी कहा जाता था। लोथल समुद्री व्यापार का केंद्र था। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 34 का जो आंसर बनेगा ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैन धर्म के संदर्भ में सही है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड विकल्प, महावीर की शिक्षाएं 1500 वर्ष पूर्व वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन नंबर 36, आप कक्षा में खोंड और अपतानी नागाओं पर चर्चा कर रहे हैं। आपको उस माध्यम का चयन करना है जिस पर छात्र उन राज्यों को चिन्हित करेंगे जिनसे ये जनजातियां हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 36 का यहाँ पर आंसर बनेगा थर्ड विकल्प, मानचित्र पर उड़ीसा और अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन नंबर 37 है, ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों ए और आर को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। अभिकथन ए है 18वीं सदी के उत्तरार्ध में कंपनी ने कृषि में निवेश बढ़ाने की जरूरत पर बल दिया। कारण आर है अर्थव्यवस्था संकट में थी और कंपनी अपनी राजस्व आय को लेकर आश्वस्त नहीं थी। तो क्वेश्चन नंबर 38 का यहाँ पर जो आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। क्वेश्चन नंबर अगला है 39। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने 19वीं सदी में विधवा विवाह के समर्थन में सार्थक भूमिका निभाई। तो क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर और वीरेश लिंगम पतलू। अगला क्वेश्चन नंबर
40 है, सत्य शोधक समाज की स्थापना की किसने की? पहला ऑप्शन है ज्योतिबा राव फुले ने, हरिदास ठाकुर ने, वी.आर. अम्बेडकर ने, घासीदास ने। तो क्वेश्चन नंबर 40 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा ज्योतिबा राव फुले ने। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा राव फुले ने 24 सितंबर 1873 में पुणे महाराष्ट्र में की थी। सत्य शोधक समाज एक सुधारवादी समाज था जिसका मुख्य उद्देश्य समाज के वंचित वर्गों में शिक्षा का प्रचार करना और उन्हें सामाजिक अधिकार प्रदान करने के लिए न्याय व राजनीतिक पहुंच को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करना था। क्वेश्चन नंबर अगला 41 है यहाँ पर, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा औपनिवेशिक काल में जाति सुधारों के संदर्भ में सही है? तो क्वेश्चन नंबर 41 का यहाँ पर आंसर आपको देना है दोस्तों। तो राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन थर्ड विकल्प, सिंह भाषाओं ने सिख धर्म को जाति भेदभाव से मुक्त कराने का प्रयास किया। क्वेश्चन नंबर अगला 42 की हम बात करेंगे यहाँ पर, ब्रिटिश प्रशासन में रोजगार के संदर्भ में ए और आर कथनों पर को पढ़िए, सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए है, भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन के मध्य मार्गी चाहते थे कि सिविल सेवा की परीक्षा भारत और लंदन दोनों में आयोजित की जाए। कारण आर है, वे चाहते थे कि कुछ सामाजिक गुटों से लोगों को ब्रिटिश प्रशासन में अवसर दिए जाने चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 42 का यहाँ पर जो आंसर होगा ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, ए सही है परंतु आर गलत है। क्वेश्चन नंबर अगला 43, निम्नलिखित में से कौन सा से कथन रॉलेट सत्याग्रह के संदर्भ में सही है? ऑप्शन फर्स्ट है, यह पंजाब और उसके आसपास क्षेत्रों में हुआ जिसके कारण जलियांवाला बाग वाली नृशंसता हुई। अगला ऑप्शन बी दिया गया है यहाँ पर, हिंदू और मुसलमान दोनों ने एकजुट होकर भागीदारी की। ऑप्शन सी है, यह विरोध मौलिक अधिकारों जैसे अभिव्यक्ति की आज़ादी स्वतंत्रता को नकारने के विरुद्ध था। ऑप्शन डी है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस आंदोलन के साथ पूर्ण एकता जताने के लिए अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी। सही विकल्प का चयन आपको करना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो यहाँ पर जो सही आंसर बन जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन थर्ड इसका राइट जवाब बनेगा, बी सी डी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 44 की यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, निम्नलिखित कथन ए और आर पढ़ें एवं सही विकल्प चुनें। कथन यहाँ पर ए दिया गया है, स्वतंत्रता के शुरुआती दशकों में भारी उद्योगों पर जोर दिया गया और अर्थव्यवस्था सरकारी दिशा निर्देशों से चली। कारण आर है, एक बड़ी जनसंख्या को गरीबों से मुक्त कराना और तकनीक और औद्योगिक विकास पर आधारित आधुनिक देश का निर्माण करना एक महत्वपूर्ण लक्ष्य था। क्वेश्चन नंबर 44 का यहाँ पर आपको आंसर देना है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 45, असंख्य छोटे पिंड जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं तथा मंगल व बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं वे क्या कहलाते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है उपग्रह, सेकेंड उल्कापिंड, थर्ड धूमकेतु, फोर्थ क्षुद्र ग्रह। क्वेश्चन नंबर 45 का जहाँ पर आंसर बनेगा ऑप्शन 4 क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं दोस्तों। असंख्य छोटे पिंड जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं तथा मंगल व बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के मध्य पाए जाते हैं वे क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। मंगल ग्रह व बृहस्पति ग्रह के मध्य पाए जाने वाले क्षुद्र ग्रहों को क्षुद्र ग्रह पट्टी भी कहा जाता है। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सेरस है और इसे ग्रहिका भी कहा जाता है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, सेरस सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है। अगला क्वेश्चन नंबर 46, कौन से देशांतर को भारत के लिए मानक यामांतर माना गया है? तो क्वेश्चन नंबर 46 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ऋतुओं में परिवर्तन के व्याख्यान के लिए सही है? तो ऑप्शन ए यहाँ पे दिया गया है, ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी के चारों ओर सूर्य की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। ऑप्शन बी है, जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका है तब कर्क रेखा वाले क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है और गर्मी के मौसम का अनुभव होता है। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 47 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, केवल बी ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब बनेगा। जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है तब कर्क रेखा वाले क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है और गर्मी के मौसम का अनुभव होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 48 यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दिया गया है, जब ग्रीनविच पर 2 अपराह्न का समय हो तो 45 डिग्री पश्चिम में क्या बजा होगा? तो 48 का आंसर आपको देना है। तो राइट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा 11 पूर्वाह्न। जब ग्रीनविच पर 2 अपराह्न का समय हो तो 45 डिग्री पश्चिम में 11 पूर्वाह्न बजेंगे। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला 49 है, वनस्पतियों हेतु दिए गए कथनों ए बी सी पर विचार करें तथा सही विकल्प का चुनाव करें। ऑप्शन ए है, घास स्थल मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होते हैं जबकि झाड़ियाँ केवल शुष्क क्षेत्रों में पैदा होती हैं। ऑप्शन बी है, वनस्पति की वृद्धि तापमान और नमी पर निर्भर करती है। ऑप्शन सी है, प्राकृतिक वनस्पति में परिवर्तन मुख्यतः जलवायु में परिवर्तन के कारण होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा ऑप्शन थर्ड, सभी
ए बी सी सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 है। निम्नलिखित कथनों ए बी सी पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर दिया गया ए, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। ऑप्शन बी है, वायुमंडल में केवल कई प्रकार की गैस पाई जाती हैं। सी है, जैवमंडल पृथ्वी का एक संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ केवल स्थल और वायु परस्पर मिलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 50 का यहाँ पर आंसर आपको देना है। तो राइट आंसर हो जाएगा केवल ए ऑप्शन सही जवाब बनेगा। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। यह कथन सही है। गुरुत्वाकर्षण का सार्वजनिक सिद्धांत सर्वप्रथम न्यूटन द्वारा दिया गया था और जिस बल के कारण दो वस्तुएं एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, ध्रुव बर्फ से क्यों ढके हुए हैं? निम्नलिखित में से सबसे बेहतर व्याख्या करने वाला कथन का चुनाव आपको करना है। फर्स्ट है, आतपन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ती है। सेकेंड ऑप्शन है, आतपन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है। थर्ड है, तापमान और आपतन व्युत्क्रमानुपाती है। फोर है, गर्मियों और सर्दियों में ध्रुवों पर समान तापमान पाया जाता है। तो 51 का यहाँ पर जो आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड विकल्प, आतपन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है। क्वेश्चन नंबर अगला 52, निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडल की परतों का सही अनुक्रम है जिनसे धरती पर उतरने से पहले रॉकेट गुजरेगा? तो 52 का आंसर आपको यहाँ पर देना है। तो यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों इस क्वेश्चन का हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, बाहिर्मंडल, बाह्यमंडल, मध्यमंडल, समताप मंडल और क्षोभ मंडल। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 53 है, पवनों के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें तथा सही विकल्प का चुनाव करें। ऑप्शन ए है, वायु निम्न दाब वाले क्षेत्रों से उच्च दाब वाले क्षेत्रों की ओर गति करती है। ऑप्शन बी है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना पवनों की दिशा को प्रभावित करता है। ऑप्शन सी है, पृथ्वी के धरातल के पास पवन की गति घर्षण बल से प्रभावित होती है। तो क्वेश्चन नंबर 53 का यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, बी तथा सी दोनों ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है तब वह पवनों की दिशा को प्रभावित करती है तथा पृथ्वी के धरातल के पास पवन की गति घर्षण बल से प्रभावित होती है। तो यहाँ पर सेकेंड विकल्प सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 54, निम्नलिखित कथनों ए बी सी पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ऑप्शन ए है, नदी घाटी के निकट मानव बस्तियां पनपने लगी और सभ्यता का विकास हुआ। आदर्श बसाव स्थान के चुनाव में प्राकृतिक दशाओं पर ध्यान नहीं दिया जाता है। शहरों में प्रकीर्ण बस्तियां पाई जाती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, केवल ए विकल्प यहाँ पर सही जवाब बनेगा। नदी घाटी के निकट मानव बस्तियां पनपने लगी और सभ्यता का विकास हुआ, यह कथन गलत है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, निम्न में से कौन से खनिजों के उदाहरण हैं? सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ऑप्शन ए है ग्रेफाइट, ऑप्शन बी है नमक, ऑप्शन सी है चूना पत्थर, ऑप्शन डी है अभ्रक। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, सभी ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब बनेगा इस क्वेश्चन का। ग्रेफाइट, नमक, चूना पत्थर, अभ्रक, जस्ता, बॉक्साइट खनिजों के उदाहरण है दोस्तों। खनिजों से अभिप्राय उन भौतिक पदार्थों से होता है जिनका निर्माण भौगोलिक परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप पृथ्वी के भूगर्भ में होता है। प्राकृतिक रूप से प्राप्त खनिजों के 3 प्रकार हैं, धात्विक, अधात्विक और ऊर्जा खनिज। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा के स्रोत कटिबंधीय क्षेत्रों के लिए अधिक उपयुक्त हैं तथा प्राकृतिक पर्यावरण को बचाते हैं, सुरक्षित रखते हैं? ऑप्शन ए है परमाणु, ऑप्शन बी है गैस, ऑप्शन सी है पवन, ऑप्शन डी है सौर। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा ऑप्शन थर्ड, सी और डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा, पवन और सौर। पवन, सौर जैसे ऊर्जा के स्रोत उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के लिए अधिक उपयुक्त हैं। यह प्राकृतिक पर्यावरण को बचाते हैं और उसे सुरक्षित रखते हैं। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 की हम बात करेंगे दोस्तों। रोपण कृषि के बारे में निम्नलिखित कथनों ए और बी पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है, रोपण कृषि मिश्रित कृषि का एक प्रकार है। ऑप्शन बी है, रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। तो 57 का यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा सेकेंड ऑप्शन, केवल बी सही जवाब बनेगा। रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्वाग्रह से ग्रसित होने का उदाहरण है? तो 58 का आंसर हो जाएगा, गांव के लोग अच्छी अंग्रेजी नहीं बोलते। ये ऑप्शन जो है पूर्वाग्रह से ग्रसित का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 है,
निम्नलिखित में से कौन से कृत्य हैं जो विविधता की स्वीकार्यता को प्रदर्शित करते हैं? ऑप्शन ए है भारतीय संविधान की 8वीं सूची में और अधिक भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। ऑप्शन बी है समुदाय विशेष के व्यापारियों द्वारा चलाए जाने वाले शॉपिंग कॉम्प्लेक्सों का निर्माण। ऑप्शन सी है विभिन्न सामाजिक वर्गों के बच्चों को स्कूल में दाखिला देना। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 59 का जो आंसर बनेगा ऑप्शन थर्ड ए और सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 60 है। यहाँ पर किस निकाय संस्था की देखभाल में ग्राम पंचायत कार्य करता है? तो क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन ग्राम सभा, इसका सही जवाब बनेगा। ग्राम पंचायत ग्राम सभा की देखभाल में कार्य करती है। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी होती है। गांव का प्रत्येक वयस्क 18 वर्ष से ऊपर ग्राम सभा का सदस्य होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 61 की यहाँ पर हम बात करेंगे। भारत में कृषि श्रमिकों और निर्माण श्रमिकों को भुगतान हेतु न्यूनतम वेतन कौन तय करता है? ऑप्शन ए है ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, राज्य सरकार, संघ सरकार। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर आपको देना है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी और डी ऑप्शन सही जवाब बनेगा राज्य सरकार और संघ सरकार। अगला क्वेश्चन नंबर 62 है। दादन व्यवस्था पुटिंग आउट व्यवस्था की सबसे बड़ी समस्या क्या है? ऑप्शन फर्स्ट है जुलाहों के पास बाजार दर की जानकारी न होने की वजह से व्यापारियों द्वारा उन्हें कम पैसे दिया जाना। सेकंड है व्यापारियों को कच्चा माल जुलाहों तक पहुंचाने के लिए अतिरिक्त परिवहन खर्च। थर्ड है जुलाहों का कच्चे माल की गुणवत्ता पर कोई निर्णय न ले पाना। फोर्थ है जुलाहों द्वारा भेजे गए तैयार उत्पादों पर व्यापारियों का कोई नियंत्रण न होना। तो 62 का यहाँ पर जो आंसर बनेगा ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा जुलाहों के पास बाजार दर की जानकारी न होने की वजह से व्यापारियों द्वारा उन्हें कम पैसे दिए जाना, इसका राइट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 63 है। यहाँ पर निम्नलिखित में से क्या शहरी जीविकोपार्जन के ज़्यादा सुरक्षित साधन उत्पादन करने में मदद करेगा? पहला है रेहड़ी फेरी वालों को प्रतिबंधित करने वाले कानूनों को हटाना, अनियमित रोजगार के और प्रकार बढ़ाना, नियुक्तिकर्ता को न्यूनतम वेतन न्यूनतम काम के घंटे निर्धारित करने की आज़ादी देना। फोर है स्थायी रोजगार की संख्या कम करना। तो क्वेश्चन नंबर 63 का जो आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन रेहड़ी फेरी वालों को प्रतिबंधित करने वाले कानून को हटाना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 है। यहाँ पर एक विशेष इलाका जहाँ के रहने वाले सभी मतदाता अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं उससे कहा जाता है। ऑप्शन ए है मतदान केंद्र, बी है सीट, सी है चुनाव क्षेत्र, ऑप्शन डी है क्षेत्र। तो 64 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सेकेंड बी और सी, सीट और चुनाव क्षेत्र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 में निम्नलिखित प्रावधान थे। पहला ऑप्शन है 16 साल से कम उम्र की लड़की और 18 साल से कम उम्र का लड़का विवाह नहीं कर सकता। सेकेंड है 18 साल से कम उम्र की लड़की और 20 साल से कम उम्र का लड़का विवाह नहीं कर सकता। थर्ड ऑप्शन है 20 साल से कम उम्र की लड़की और 22 साल से कम उम्र का लड़का विवाह नहीं कर सकता। फोर है 18 साल से कम उम्र की लड़की और 21 साल से कम उम्र का लड़का विवाह नहीं कर सकता। तो यहाँ पर दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही विकल्प का चयन करना है क्वेश्चन नंबर 65 का। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला 16 साल से कम उम्र की लड़की और 18 साल से कम उम्र का लड़का विवाह नहीं कर सकता। अगला क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 66 है। भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, इस वाक्यांश से क्या पर्याय है? पहला है संविधान जीवन के अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में सुनिश्चित करता है। सेकंड है संविधान का गठन भारत के वास्तविक लोगों द्वारा किया गया था, ना कि उसे बाहर से थोपा गया था। थर्ड है संविधान लोगों को बदलती परिस्थितियों के अनुरूप ढलते हुए उनके जीवन में वास्तविक अर्थ रखता है। ऑप्शन फोर है संविधान एक पावन दस्तावेज है और इसलिए यह जीवित गुरु समान है। तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन थर्ड विकल्प संविधान लोगों को बदलती परिस्थितियों के अनुरूप ढलते हुए उनके जीवन में वास्तविक अर्थ रखता है, इसका सही जवाब बनेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 67 है। किस भाग को भारतीय संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है? ऑप्शन फर्स्ट दिया गया है मौलिक कर्तव्य, दायित्व, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, पंचायतें। तो क्वेश्चन नंबर 67 का यहाँ पर आंसर जो होगा ऑप्शन सेकेंड मौलिक अधिकार, ऑप्शन सेकेंड सही जवाब हो जाएगा। मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है। मौलिक अधिकारों का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग थर्ड में अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है। मौलिक अधिकारों की सुरक्षा सर्वोच्च न्यायालय करता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 68 है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में फौजदारी कानून से संबंधित है? ऑप्शन ए है अपराध की जांच के बाद अदालत में मुकदमा केस दायर किया जाता है। ऑप्शन बी है ऐसे व्यवहारों या क्रियाओं से निपटा जाता है जो कानून की दृष्टि में अपराध है। ऑप्शन सी है न्यायालय में याचिका केवल प्रभावित पक्ष की ओर से किया जाता है। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 68 का यहाँ पे जो आंसर बनेगा ऑप्शन
फर्स्ट हो जाएगा, केवल ए और बी ऑप्शन इसका सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 69 है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के बारे में सही है। ऑप्शन ए है, यह संविधान के अनुच्छेद 17 का संशोधन है। बी है, इनमें उन अपराधों की सूची है जिन्हें अपमान के स्वरूपों के तौर पर पहचाना गया है। सी है, इसमें आदिवासी और दलित समुदाय की महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों की सूची है। डी है, इसमें ऐसे कृत्यों की सूची है जिसके द्वारा दलितों और आदिवासियों को वंचित रखा जाता है। सही विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 69 का जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सेकेंड, बी, सी और डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला 70 है, निम्नलिखित वृत्तांतों पर विचार कीजिए। स्कूल में दूसरे बच्चे हमारा मजाक उड़ाते थे जब घर पर संथाली भाषा बोलते थे और हिंदी भाषा नहीं जानते थे। वक्ता शिकार है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हाशियाकरण का, इसका राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 71 है, निम्न में से कौन से सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या के मानकीय पक्ष हैं। पहला है ए ऑप्शन समानता के मुद्दे, ऑप्शन बी है न्याय के मुद्दे, ऑप्शन सी है व्यक्तित्व के मुद्दे। उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 71 का यहाँ पर जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, केवल ए और बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। समानता के मुद्दे और न्याय के मुद्दे सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या के मानकीय पक्ष हैं। क्वेश्चन नंबर अगला 72 है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि समीक्षात्मक चिंतन कौशल विकसित करने का अवसर देती है। पहला ऑप्शन है किसी विशेष इतिहास के वृत्तांत के आधार पर किसी घटना के बारे में सीखना। सेकेंड है घटनाओं को तथ्यों और सबूतों के आधार पर जांचना। थर्ड है या तिथियां याद रखना जिन पर विभिन्न घटनाएं घटी। फोर है एक ऐतिहासिक घटना से जुड़े सभी स्थानों को दर्शाने वाला नक्शा बनाना। तो क्वेश्चन नंबर 72 का यहाँ पर आंसर जो होगा ऑप्शन सेकेंड, घटनाओं को तथ्यों और सबूतों के आधार पर जांचना समीक्षात्मक चिंतन कौशल को विकसित करने का अवसर देती है। घटनाओं और विचारों अथवा कथनों का तटस्थ पक्षपात रहित होकर मूल्यांकन करना समीक्षात्मक चिंतन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर अगला 73 है, यहाँ पर बहिर्वेधन आग्नेय चट्टान विषय शुरू करने से पहले निम्नलिखित में से कौन से विषयों को पढ़ाया जाना चाहिए। ऑप्शन ए है लावा, बी है पृथ्वी का आंतरिक भाग, सी है तलछट अवसाद, डी है बेसाल्ट। तो क्वेश्चन नंबर 73 का यहाँ पर जो आंसर बनेगा ऑप्शन फर्स्ट ए बी, लावा और पृथ्वी का आंतरिक भाग इसका सही जवाब बनेगा। बहिर्वेधन आग्नेय चट्टान विषय शुरू करने से पहले विद्यार्थियों को लावा, पृथ्वी के आंतरिक संरचना या आंतरिक भाग को पढ़ाया जाना आवश्यक है, क्योंकि जब तक विद्यार्थियों को पृथ्वी के आंतरिक भाग व उसकी संरचना के विषय में ज्ञान नहीं होगा तब तक वह बहिर्वेधन आग्नेय चट्टान की संकल्पना को समझ नहीं सकेगा। क्वेश्चन नंबर अगला 74 है, यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन के अनुभवों को अच्छी तरह समझने में निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि विद्यार्थियों की सहायता करेगी। ऑप्शन ए है निकटवर्ती इलाकों के खेतों में जाना, ऑप्शन बी है कक्षा में किसान अथवा खेतीहरम मजदूर को आमंत्रित करना, ऑप्शन सी है पाठ्यपुस्तक में दी गई वस्तु के विवरणों को समझाना, ऑप्शन डी है स्थानीय इलाकों की खेती संबंधी गतिविधियों पर वीडियो दिखाना। अति उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। तो 74 क्वेश्चन का यहाँ पे जो राइट जवाब बनेगा ऑप्शन 4 ए बी और डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन के अनुभवों को अच्छी तरह से समझने में निकटवर्ती इलाकों के खेतों में विद्यार्थियों को ले जाना, कक्षा में किसान अथवा खेतीहर मजदूरों को आमंत्रित करना, स्थानीय इलाकों की खेती संबंधी गतिविधियों पर वीडियो दिखाना, ये सभी गतिविधियाँ विद्यार्थियों की सहायता कर सकती हैं। क्वेश्चन नंबर अगला 75 है, सुश्री मोनिका अपने छात्रों को उत्प्रवास की अवधारणा समझाना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण उन्हें ऐसा करने में सबसे अधिक मदद करेगा। पहला ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया में अंतर्राष्ट्रीय छात्र, सेकंड सूडान में घटती जनसंख्या, थर्ड बेंगलुरु में बढ़ती आबादी, फोर है भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में से शहरी क्षेत्रों में प्रवास। क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर होगा सेकंड सूडान में घटती जनसंख्या, इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 76, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि शहरी प्रशासन की समझ विकसित करने में सबसे अधिक मदद करेगी। ऑप्शन ए है नगर निगम के एक प्रतिनिधि द्वारा ली जा रही एक संगोष्ठी में छात्रों को भाग लेने के लिए कहना, बी है छात्रों में उनके राज्य के लिए जो विशिष्ट राज्य कानून है उनकी सूची बनाने के लिए कहना, सी है छात्रों को शहर के मेयर के कार्यालय में ले जाना, डी है स्वच्छ भारत मिशन पर चर्चा में छात्रों को शामिल करना। तो क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन ए और सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नगर निगम के एक प्रतिनिधि द्वारा ली जा रही एक संगोष्ठी में छात्रों को भाग लेने के लिए कहना तथा छात्रों को शहर से मेयर के कार्यालय में ले जाना जैसी गतिविधियां शहरी प्रशासन की समझ विकसित करने में विद्यार्थियों की सबसे अधिक सहायता करेंगी। अगला क्वेश्चन नंबर 77 है, यहाँ पर छात्रों को नागरिक अधिकार आंदोलन के विषय से परिचित कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सबसे अधिक उपयुक्त होगी। पहला है भारत में सांप्रदायिक संघर्षों की घटनाओं पर शोध करना, सेकेंड है द्विपक्षीय विश्व युद्ध के दौरान यूरोपीय यहूदियों के जनसंहार पर एक
चित्र देखना। थर्ड, भेदभाव को प्रतिबंधित करने वाले भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 को पढ़ना। फोर्थ ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका में गुलामी की प्रथा पर चर्चा करना। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर का चयन करना है 78 क्वेश्चन। तो 78 का यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 4, उत्तरी अमेरिका में गुलामी की प्रथा पर चर्चा करना, इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला 79 है, छात्र भारत के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में सीख रहे हैं, इस बारे में निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न गतिविधि अधिक प्रक्रियाओं को बढ़ावा देगी। पहला ऑप्शन है भारत का स्वतंत्रता किस प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका के स्वतंत्र संग्राम के समय या उससे भिन्न है। किसी भी भारतीय राज्य के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ होने तक की सभी घटनाओं की समय रेखा बनाएं। गांधी जी के भाषणों को पढ़ें और दांडी मार्च के उद्देश्य को दर्शाने वाले मुख्य वाक्यों को चुनें। तो क्वेश्चन नंबर 79 का आपको आंसर देना है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड, किसी भी भारतीय राज्य के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ होने तक की सभी घटनाओं की समय रेखाएं बनाएं। अगला क्वेश्चन नंबर 80 है यहाँ पर दोस्तों। कक्षा 1 छात्र कहता है संविधान पानी और स्वास्थ्य देखभाल के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा मानता है, इसलिए सरकार को सभी को ऐसी सार्वजनिक सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए। यह कथन देते समय छात्र निम्नलिखित में से किस प्रकार के तर्क का प्रयोग कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 80 का यहाँ पे जो आंसर होगा कारण प्रभाव तर्क का प्रयोग कर रहा है। एक विद्यार्थी जो यह कहता है कि संविधान पानी और स्वास्थ्य देखभाल के अधिकारों को जीवन के अधिकार का हिस्सा मानता है, इसलिए सरकार को चाहिए वह सभी को ऐसे सार्वजनिक सुविधाएं प्रदान करना चाहिए। यह कथन देते समय वह विद्यार्थी कारण प्रभाव तर्क का प्रयोग कर रहा है, जो कि ऑप्शन थर्ड सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 81 है, ऊर्जा के कुछ स्रोत नवीकरणीय और अन्य अनवीकरणीय क्यों होते हैं। इस विषय की समझ विकसित करने हेतु निम्न में से किस समझ होना वांछित है। तो ऑप्शन फर्स्ट है कोयले का निष्कर्षण, ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत, प्राकृतिक चक्र। तो क्वेश्चन नंबर 81 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 प्राकृतिक चक्र। ऊर्जा के कुछ स्रोत नवीकरणीय और अन्य अनवीकरणीय क्यों होते हैं, इस विषय की समझ विकसित करने हेतु प्राकृतिक चक्र की समझ होना वांछित है। क्वेश्चन नंबर अगला 82 है यहाँ पर, एक सामाजिक विज्ञान शिक्षिका चाहती है कि उनके छात्र भारत में इस्पात उद्योगों के लिए एक पुरानी नीति को समझें, जिसके लिए वे एक पुराना खेल पढ़ें। हालांकि इसके लेखक एक नौकरशाह हैं जिन पर रिश्वतखोरी का आरोप है। शिक्षिका इस सोच में है कि इस लेख का उपयोग करें या ना करें और कैसे करें। सामाजिक विज्ञान शिक्षिका के लिए निम्न में से कौन सा सबसे अधिक जिम्मेदार दृष्टिकोण है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है उल्लेख करें कि कई अधिकारी भ्रष्ट होते हैं और लेख पढ़ना जारी रखें। कक्षा में लेख के अंशों का उपयोग करें परंतु लेखक का नाम ना बताएं। थर्ड है यह समझाइए कि हमें असंबंधित प्रतिष्ठा के बजाय शैक्षिक योग्यता पर लेखों का चयन करना चाहिए। 4 है लेख का उपयोग ना करें क्योंकि यह एक पुरानी सरकारी नीति के बारे में बात करता है। तो क्वेश्चन नंबर 82 का यहाँ पर आपको राइट आंसर का चयन करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड विकल्प, यह समझाएं कि हमें असंबंधित प्रतिष्ठा के बजाय शैक्षिक योग्यता पर लेखों का चयन करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 83 है यहाँ पर, आप अपने छात्रों को एक वृत्त चित्र दिखा रहे हैं जहां एक सरकारी स्कूल के शिक्षक ने कुछ धार्मिक प्रतीकों को पहना हुआ है और प्रधानाध्यापक कहते हैं हमें स्कूल में धार्मिक प्रतीकों को नहीं पहनना चाहिए। एक छात्र ने पूछा कि क्या यह धर्मनिरपेक्षता वाला व्यवहार है। तकनीक रूप से सही एक उत्तर का क्या होगा इनमें से। तो क्वेश्चन नंबर 83 का यहाँ पर जो आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन 4 हो जाएगा। प्रधानाध्यापक का बयान धर्मनिरपेक्षता को दर्शाता है, हालांकि यह भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता की व्याख्या के खिलाफ है जो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 84 है, इतिहास के एक शिक्षक अपने छात्रों को सम्राट अशोक के धम्म के बारे में पढ़ाना चाहते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत इसके लिए प्राथमिक स्रोत होगा। तो क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर आपको देना है दोस्तों। तो यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सेकेंड अशोक स्तंभ, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 85, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास छात्रों को धर्मनिरपेक्षता के विषय का अनुप्रयोग ब्लूम के वर्गीकरण के अनुसार करने की दिशा में अग्रसर करेगा। पहला है एशिया में धर्मनिरपेक्षता का पालन करने वाले देशों की सूची बनाना। सेकेंड है क्या धर्मनिरपेक्षता भारतीय संविधान द्वारा अंगभूत सिद्धांतों में से एक है। थर्ड है दिए गए एक देश की विशेषताओं को धर्मनिरपेक्ष तथा गैर धर्मनिरपेक्ष में वर्गीकृत करें। और चौथा ऑप्शन है अपने पड़ोसियों और परिवार के साथ धर्मनिरपेक्षता के विचार पर चर्चा करें। तो क्वेश्चन नंबर 85 का यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, दिए गए एक देश की विशेषताओं को धर्मनिरपेक्ष तथा गैर धर्मनिरपेक्ष में वर्गीकृत करें। अगला क्वेश्चन नंबर 86 है,
श्री जस्टिन विक्रेता के दृष्टिकोण से साप्ताहिक बाजारों की प्रकृति के बारे में अपने छात्रों की समझ का परीक्षण करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न इसका परीक्षण करने के लिए उपयुक्त हैं? ऑप्शन ए है, क्या साप्ताहिक बाजार परिवार की सभी जरूरतों को पूरा कर सकता है, क्योंकि तथा क्यों नहीं? ऑप्शन बी है, साप्ताहिक बाजार और स्थानीय दुकान की विशेषताओं की तुलना करें और विषमता दिखाएं। सी है, क्या आपको साप्ताहिक बाजार में एक प्रसिद्ध ब्रांड मिलने की संभावना है, यदि है तो क्यों है, और यदि नहीं है तो क्यों नहीं? क्या कोई विक्रेता साप्ताहिक बाजार में अन्य विक्रेताओं की तुलना में अपनी कीमत बहुत बढ़ा सकता है, यदि बढ़ा सकता है तो क्यों बढ़ा सकता है, और यदि नहीं तो क्यों नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 86 का यहाँ पर आंसर आपको देना है। तो राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन थर्ड बी सी डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 87 है। एक शिक्षक अपने छात्रों को यह समझाना चाहते हैं कि इतिहास की व्याख्या कई तरीकों से की जा सकती है और इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सबसे कम होगी? पहला ऑप्शन है ए, छात्रों को मध्ययुगीन युद्ध से संबंधित हाल की खोज के बारे में पढ़कर यह समझने के लिए कहें कि इस नई जानकारी से युद्ध के मौजूदा विवरण में कैसे बदलाव आता है। ऑप्शन बी है, छात्रों से दो अलग अलग शताब्दियों में किसी विशेष समुदाय के इतिहास और प्रथाओं के बारे में लिखे गए लेखों को पढ़ने के लिए कहें। सी है, छात्रों को एक समुदाय के दो अलग अलग सदस्यों से उनके इतिहास, संस्कृति और प्रथाओं के बारे में बात करने के लिए कहें। डी ऑप्शन है, छात्रों से शामिल देश के इतिहासकार और शासक देश के इतिहासकार द्वारा उपनिवेशवाद के बारे में वृत्तांत पढ़ने को कहें। तो क्वेश्चन नंबर 87 का आंसर आपको देना है। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सेकेंड ए सी डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 88 है। अधिगम उद्देश्य छात्र लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका के बारे में अपनी समझ दिखाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न इस उद्देश्य का सबसे अच्छा परीक्षण करता है? पहला ऑप्शन है, सरकारी नियंत्रित मीडिया और निजी मीडिया दोनों क्यों महत्वपूर्ण है? सेकेंड है, क्या मीडिया बाहरी नियंत्रण से मुक्त है? मीडिया को घटनाओं की संतुलित रिपोर्ट क्यों लिखनी चाहिए? उन दृष्टांतों का वर्णन करें जब सरकार ने मीडिया पर नियंत्रण सेंसर लगाया था। तो क्वेश्चन नंबर 88 का आंसर आपको यहाँ पर दोस्तों देना है। तो 88 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन थर्ड विकल्प, मीडिया को घटनाओं की संतुलित रिपोर्ट क्यों लिखनी चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 89। सुश्री रोज अपने कक्षा से पूछती हैं, यदि मनुष्य ने अलग अलग समय क्षेत्रों के बिना पूरी दुनिया के लिए एक ही घड़ी रखने का फैसला किया तो क्या होगा? चार छात्र निम्न उत्तर देते हैं। छात्र पहला, देशांतर रेखाएं अब किसी काम की नहीं रहेंगी। छात्र सेकेंड, दुनिया के विभिन्न हिस्सों में मौसम बदल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर आपको देना है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन 4 सही जवाब हो जाएगा। दुनिया के विभिन्न हिस्सों में मौसम बदल जाएगा। दुनिया के सभी हिस्सों में दिन और रात एक साथ होंगे। देशांतर रेखाएं अब किसी काम की नहीं रहेंगी। अब कुछ देशों के लिए सुबह 5 बजे होगी, कुछ के लिए 7 बजे होगी। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 90 है। निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न संज्ञानात्मक प्रक्रिया के अनुप्रयोग पक्ष का आकलन करते हैं? ऑप्शन ए है, मन प्रवल्लम क्या है? इस भाषा में लिखी गई एक पुस्तक का नाम बताइए। ऑप्शन बी है, आपके परिवार के प्रबंध में प्रजातांत्रिक मूल्यों को कैसे प्रयोग में लाया जाता है? सी ऑप्शन यहाँ पर है, प्रजातंत्र के मुख्य सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। डी ऑप्शन है, आपके विद्यालय की गतिविधियों में प्रजातांत्रिक मूल्यों को कैसे प्रयोग में लाया जा सकता है? ई है, एक क्षेत्र जिसकी जनसंख्या में 12.5 लाख पुरुष तथा 13.45 लाख महिलाएं हैं का लिंग अनुपात क्या होगा? सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 बी डी और ई यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही विकल्प हो जाएगा। संज्ञानात्मक प्रक्रिया के अनुप्रयोग पक्ष का आकलन करने वाले प्रश्नों में शामिल रहेगा, आपके परिवार के प्रबंधन में प्रजातांत्रिक मूल्यों को कैसे प्रयोग में लाया जाता है? आपके विद्यालय की गतिविधि में प्रजातांत्रिक मूल्यों को कैसे प्रयोग में लाया जाता है? एक क्षेत्र जिसकी जनसंख्या में 12.5 लाख पुरुष और 13.45 लाख महिलाएं हैं का लिंग अनुपात क्या है होगा। तो ये रहे दोस्तों सीटेट एसएसटी के 60 क्वेश्चंस को आपने इस क्लास में सॉल्व किया। और दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आ रही तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों इसी तरह आपको सीटेट एसएसटी के क्वेश्चन पेपर्स की जो क्लास है कंटिन्यू पर डे आपको मिलती रहेगी एग्ज़ाम तक, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।